आपका काम ये है कि आप ऐसे देखते ही सबसे पहले उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू करो एंड दैट इज हाउ द ब्रेनस्टॉर्मिंग हैज टू बी. योर वर्क इज नॉट जस्ट टू डिफेंड और जस्टिफाई द स्टेटमेंट. इफ दैट इज हाउ यू हैव रिटन योर एसे सो फार, दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. डू यू रियली थिंक आप सबके पास बहुत जो मटेरियल है, ईदर यू विल डू द एआई सिस्टम और आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स दे रहे होंगे. मार्केट में ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही नोट्स, सो द एग्जांपल्स दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट्स ऑलमोस्ट समहाउ सिमिलर ही होंगे. बट व्हाट रियली मेक्स योर कॉपी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? जो एग्जैक्टली आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा संकट महसूस होता है, थोड़ा डायलेमा महसूस होता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है कि किसके बारे में, लाइक व्हाट आर योर क्वेरीज जैसे आपने भेजी. तो वो क्वेश्चनिंग जब आप करना शुरू करें कि कौन सा सच, तो एग्जैक्टली द फर्स्ट टेंशन इज इट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ट्रुथ व्हिच इज द फैक्ट, जैसे कि हमने गैलीलियो के केस में बात किया, और इट इज द परसीव्ड ट्रुथ. अगर आप डिकोडिंग करते वक्त ही इस डेप्थ को समझ पा रहे हो, क्रिटिकल लेंस अप्लाई कर पा रहे हो, तभी तो जाके आपकी आगे एसेस में आपकी वो डेप्थ दिखाई देगी. तभी तो जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा ऐसे सुपरफिशियल है. तभी आगे जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे ऐसे में सिर्फ एग्जांपल्स हैं. Hello aspirants, I hope you all are doing well. Today we are bringing you a new series. This series is basically brought to you and by you only. Okay? So basically for a few days ago we launched a response sheet जहाँ पे हमने आपसे सवाल किए कि ऐसे में exactly आप कहाँ अटक रहे हो, आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है. Be specific, be vague, be subjective. Throw us your queries so that we would know कि आपके पास आपके लिए कंटेंट किस हिसाब से लेके आए, so that we could understand your demands and cater to it. So this series, which is Janhit mein Jari, it's actually for you, where in this series we'll be discussing all the queries that you have given to us, और हमने उस queries को सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है so that we are able to solve your problems. So let's do one thing. First, this is built from your doubts. So shout out to all those who are actually made this series possible for you. These are like our students who actually responded to our query sessions. Okay? So Prakash, Rohit Kumar, Dipendra Das, Simran, Viresh, and there are a lot of students who actually make it possible for you guys. So big shout out to you. Okay? So what we have actually found, we have got the multiple responses from you. और इस रिस्पॉन्सेज को हमने बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो देयर वर मल्टीपल सेम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज वी गॉट. उसमें से हाईलाइटिंग जो हमें की इश्यूज नज़र आए जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है ऐसे में, उसको हमने 6 वीडियोज़ में डिवाइड करने की कोशिश की है. देखते हैं कि आपकी क्वेरीज क्या क्या थी और उसको हमने किस हिसाब से मॉड्यूल बनाया है. सो इन दिस जनहित में जारी सीरीज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि टॉपिक को डिकोड कैसे करें. ये होगा आज का एपिसोड जहाँ पे विल बी डिस्कसिंग कि हाउ टू एग्जैक्टली डिकोड द टॉपिक. स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि वो टॉपिक पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है मोटा मोटा, बट उसमें लिखने के लिए एग्जैक्टली क्या उसको किस तरह से केटर करना चाहिए, उस चीज़ को उसको किस तरह से इवैल्यूएट करना चाहिए, वो नहीं समझ में आता है कि हाउ टू हैंडल बेसिकली दी ऐसे टॉपिक. So that's the first thing that we'll understand, that how to decode the topic. इसी से साथ एक दूसरा जो चीज़ है वो बहुत बार हमें क्वेरीज में दिखने को मिली, एंड दैट वाज वी अंडरस्टैंड द टास्क फॉर्मेट व्हिच रोहित सर हैज टॉट अस. दैट इज थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस. आप पहले टॉपिक की आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में बात करेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे, एंड देन यू प्रोड्यूस समथिंग न्यू. सो दैट्स अ टास्क फॉर्मेट which रोहित सर has taught us. बट हमें ये नहीं समझ आता ये टास्क फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हाउ टू डील विद द टेंशंस which are inherent in them. Okay, those who have attended the sessions of Rohit sir and those who have been with us with the Salils Daily, जहाँ पे हमने सारे के सारे प्रोग्राम्स लिए हैं ऐसे को किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहाँ पे हमने टेंशंस की बात की है. वो डेफिनेटली विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली कि एग्जैक्टली टेंशंस को कैसे हैंडल करना है. सो ये एक बात जो है वहाँ पे हमें समझ में आई दिक्कत आपकी क्या है. तीसरी जो दिक्कत है आपकी वो ये है कि ऐसे में डेप्थ ऐड नहीं कर पा रहे. आप बहुत अच्छा ऐसे लिख ले रहे हो, एवरेज सॉर्ट ऑफ ऐसे लिख रहे हो, लेकिन आपको ही खुद को ये फील नहीं आ रहा कि आई एम पुटिंग आउट समथिंग वेरी इंसाइटफुल. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये तो मैंने ऐसे लिख लिया है लेकिन इसमें उतना डेप्थ और इतनी गहराई नहीं है. इवन आई एम फीलिंग एज अ स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा बहुत ही सतह तरीके से हमने इस ऐसे को सॉल्व किया है. तो दैट इज़ वन ऑफ द अगेन नेक्स्ट क्वेरी टू यू. अगली आपकी क्वेरी जो थी जिसमें हम लोग 4th लेक्चर हमारा बनाएंगे वो है कि हमें डायलेक्टिक ऐसे किस तरह से लिखने वो समझ आए.
व्हाट आर द डायलेक्टिक एसेस? जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जहाँ पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो और टास्क फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो. दीज आर द डायलेक्टिक एसेस, राइट? सो ये तो समझ आया, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे है जो पैराडॉक्सिकल है. व्हाट आर द डायलेक्टिक एसेस? डायलेक्टिक एसेस मतलब जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका भी आ रहा है, मतलब सिंथेसिस भी प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो एक रिजोल्यूशन पे आप आ रहे हो और कंक्लूजन दे पा रहे हो. Okay, but there are certain questions, there are certain topics in the essay where you are not able to resolve anything. They are just a statement, they are just a truth in front of you. So how to deal with such paradoxical topic? That is one of the queries that we got from you. So definitely we'll discuss about that as well, how you need to approach the paradoxical topics. Okay, now moving on to your next query. Next query is talking about we are not able to give a powerful introduction because introduction carries mark. तो अगर आपके इंट्रोडक्शंस को मार्क्स होते हैं तो हम किस तरह से उसका इंट्रोडक्शन बनाएं जो कि इम्पैक्टफुल रहे एग्जामिनर के ऊपर, ये आपको दिक्कतें आ रही है. और आपकी जो 6th क्वेरी है, वो 6th क्वेरी ये है कि ओके, हमारा ये जो नॉलेज गैप है वो कैसे भरे. सो बेसिकली वी नो टॉपिक हमें पता है, जस्ट बिकॉज वी हैव लर्न सो मेनी ऑफ GS1, GS2, GS3, GS4, अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है, तो नॉलेज गैप वैसे तो नहीं होना चाहिए, नॉलेज गैप बहुत कम होना चाहिए, बट वो रेप्लिकेट जो हो रहा है पेपर पे वो नहीं हो पा रहा हमसे. व्हाई दिस इज हैपनिंग? और इसके साथ साथ जो थोड़े थोड़े इंसाइट्स जहाँ पे हमें मिले हैं वो ये भी मिले हैं कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें हमारे ओपिनियन किस तरह से रखने, क्या सच में हमें हमारे ओपिनियन रखने. वी आर बीइंग वेरी हेजिटेंट अबाउट हाउ टू पुट आउट आवर ओन आइडियाज़, हमारे आइडियाज़ कौन सुनेगा, एंड दैट्स वाई आवर एंटायर एसे फील लाइक वी हैव बोरोड द आइडियाज़ फ्रॉम समवन, राइट? सो दिस is all of your queries. We tried to put it into a 6 lecture series for you, and this would be available online. Okay, YouTube पे ये sessions आपको free पे available होंगे. Now, what we are going to do today is we are trying to do आज का जो session 1 का topic 1 जो है और topic 2 जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े से linked है, इसलिए हम आपकी जो query session topic 1 और topic 2, that is how to decode the essay topic for you and how to identify the tensions in the essay paper, that is the topic number 2. तो ये जो दो queries है आज हम उसके बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे. So let's start. दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? पहले we'll understand the exact root cause of your problem. So usually होता क्या है कि आपने ऐसे के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अब तक. So you exactly have, not only if I say exactly, but you actually have the understanding कि how to approach, किस तरह से ऐसे को करना चाहिए. बहुत सारी अपनी ज्ञान सुना होगा अब तक कि how to write about the essays. But still there are certain things जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो. तो बात करते हैं कि आपको ऐसे के बारे में अब तक क्या समझ में आया है और आप कहाँ पे स्टक हो जाते हो. सो बेसिकली यू मस्ट हैव हर्ड कि ऐसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेशन होता है बेसिकली, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में यू शुड हैव टू थिंक लाइक अ चाइल्ड, जहाँ पे आप सारे आइडियाज यू हैव टू पुट आउट ऑन द पेपर, यू हैव टू गो आउट ऑल इन एंड जस्ट क्यूरेट ऑल द थिंग्स दैट कम्स इन योर माइंड एंड पुट इट ऑन अ पेपर. बट जब हम ये बात समझते हैं तो यहाँ पे majority of time the aspirants comes to us and they say कि if we are actually going to do that, तो क्या हमारा ऐसे coherency खो देगा अपनी, क्या हम टॉपिक से डेविएट ना हो जाए if we have to put everything that is coming into our mind. So that is one of the problem that you're facing. What is the next thing? You must have understand कि okay, आप एक काम करो, आप डाइसेक्ट करो, जो भी आपकी हेडिंग्स होती है आप डाइसेक्ट करो, उनको कीवर्ड्स निकालो और बस उसके ऊपर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो. Now, the point is that the moment you start dissecting a particular topic, आपके पास आगे जाके content जो है, it seems like you are not able to give that kind of a depth to your essays. That is one of the problem then again you're facing. Next ये होता है कि whenever you see the topic, you try to apply the pestle trap. Means what? Instead of asking certain fundamental questions to the topic, what you try to do is you try to curate the examples in your head. जहाँ पे आप सिर्फ उसको जस्टिफाई करने के लिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप क्या यूज कर सकते हो, दैट इज एक्चुअली अ मेथड. एवरीवन, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली अप्लाइंग दिस मेथड कि आप एक बार ऐसे का टॉपिक देखते हो और आप इमीडिएटली आपका फर्स्ट थिंकिंग प्रोसेस ये होता है कि इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए कौन से एग्जाम्पल्स यूज करूँ. ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम. सेकेंड, अगर आप इस पेस्टल ट्रैप में फंस रहे हो तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका फिर वो ऐसे नहीं रहता, वो हो जाता है आपका एग्जाम्पल का कलेक्शंस. So this is one of the, जो भी हमने येलो लाइन्स में लिखने की कोशिश की है यहाँ पे, that is exactly what you have given us to us. Okay? ये आप ही की क्वेरीज है. नेक्स्ट एक ट्रैप आपके दिमाग में इस तरह से आता है कि ओके,
हम ऐसे लिख रहे हैं लेकिन इट इज अ सरफेस ट्रैप. We understand topic superficially. We apply our knowledge to that topic, or whatever the essay that we produce. It seems like it's very superficial in its nature. और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि टॉपिक को आपने धमाकेदार स्टार्ट तो दे दिया, आपको एग्जैक्टली पता है कि दिस समथिंग ऑन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव गिवन अ ग्रेट इंट्रोडक्शन, सो इट गिव्स एग्जामिनर एन आइडिया कि ओके नाउ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. बट व्हाट हैपेंस that if you are being very superficial about this, arguments, by the end or towards the end of your essay, your arguments start looks like very futile and very superficial, right? So these are your problems. ये आपकी दिक्कतें हैं, right? और इसलिए अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, where we are actually failing to basically decode, how to decode the essay topic, ये इस दिक्कत की हम अभी बात करेंगे. सो द आंसर इज एक्चुअली 2 words, and that is directed brainstorming. So in this directed brainstorming, there are 3-step strategy you all have to follow. Now listen to me very very carefully. क्या है ये 3-step strategy? Number 1, you have to understand the keywords, but understand why you have to understand the keywords. There are certain adjectives given in the statement which are in very superlative degrees. The best lessons are learned from the bitter experiences, the supreme art of war. So these are the superlative adjectives that are coming in your papers. ठीक है, वो आपके लिए it just opens a box for you कि that आपको डायरेक्शन देता है कि इस डायरेक्शन में इस तरह से क्यों बताया गया है. So basically आपको keywords की तरफ attention देना है. Keywords क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट विल गिव यू अ फर्स्ट प्लेटफॉर्म कि इन विच डायरेक्शन यू हैव टू गो. बट अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स को देख के अपना ऐसे बना रहे हो तो आप बहुत, जैसे कि हमने कहा था, इट वुड बी वेरी सुपरफिशियल ऐसे. ओके, फिर आप उस पर पेस्टल अप्लाई करोगे एंड दैट्स इट. इफ यू वांट टू रियली स्कोर गुड इन योर एसेज, व्हिच इज अप टू 160 marks, that is the target. Like this is how you could maximum you could get this much marks. अगर आपको इससे आगे जाना है तो आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी, एंड दैट इज अ स्टेज 2. अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टेज 2. स्टेज 2 इज रिटन एज द फंडामेंटल अजम्पशंस. क्या है स्टेटमेंट की, वो समझ लीजिए. लिसन टू मी. जो भी ऐसे का टॉपिक आपको दिया जाता है, उस ऐसे के टॉपिक के जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसमें एक इनहेरेंटेड लिमिटेशंस होते हैं. वो टॉपिक एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ट्रू होल्ड करेगा, बट हर एक सेंटेंस के कोई लिमिटेशंस होंगे जहाँ लिमिटेशंस पे वो टॉपिक और वो चीज़ या वो सिंथेसिस या वो थीसिस अप्लाई नहीं करेगा. आपका काम ये है कि आप ऐसे देखते ही सबसे पहले उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू करो, एंड दैट इज हाउ द ब्रेनस्टॉर्मिंग हैज टू बी. Your work is not just to defend or justify the statement. If that is how you have written your essay so far, that is where you are going wrong. Your first task is start questioning the essay statement. And how? So because आपको सबसे पहले, जैसे कि हमने कहा कि आप सबसे पहले keywords तो निकालोगे. Definitely we will practice and I'll tell you how to go about it. But just first listen to what I'm trying to say you. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओके, these are the keywords and whatever the things are written over here, I want to know why the statement is given, in which context it is given. For that you don't have to know who the statement is, किसने ये statement दिया है या फिर इस statement का background क्या है. आप अपना इंटेलेक्ट वहाँ पे लगा सकते हो कि एग्जैक्टली हाउ द स्टेटमेंट इज रिटन. मुझे इसके स्टेटमेंट के बारे में मुझे क्या समझ में आ रहा है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है. ऑल ऑफ दैट थिंकिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ दैट व्हेन यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट इज टू फ्रंट, दैट इज जहाँ पे आप समझ रहे हो कि एक ऐसे का पार्ट ये चाहता है कि यहाँ पे ये स्टैंड आउट होता है बट यहाँ पे ये फेल होता है. दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्यूटिफुली. ओके, that is where the second part of decoding of the topic comes in, which is you have to understand the fundamental assumptions. क्या लिखा है मैंने कि स्टेटमेंट में एग्जैक्टली कौन सा assumption छुपा हुआ है वो आपको समझना है. और इससे भी आगे बढ़कर
जो क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट है, जहाँ पे आप जेन्युइनली अच्छा स्कोर कर सकते हो, और वो बात ये है कि आपको उसके अंदर के टेंशन्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं. एंड दैट इज एक्चुअली अ मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आस्किंग हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंशन्स. हमेशा अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उससे पहले आपको वो चीज़ क्यों करनी चाहिए पहले ये तो समझ लेते हैं, ताकि हमें वो चीज़ किस तरह से करनी है वो समझ में आ जाए, राइट. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड योर जॉब टुमारो एज अ ऑफिसर would be giving out decisions in such a ambiguous situation जहाँ पे आपके पास कोई डेटा नहीं होगा, फिर भी you have to sometimes you have to put out your decision, sometimes you have to be in very chaotic situation, but people are waiting for your decisions, right? In that decisions, in that tension, how you are actually resolving the problems, that is why they are actually choosing you or recruiting you for that job. And that's exactly what is you have to do with the essays. Essay is basically a reflection of your personality, and the examiner wants to see that when we give you the statement, how much you understand the depth in the statement itself. जब आप स्टेटमेंट में ही डेप्थ देखना शुरू कर दोगे, और डेप्थ कैसे देखेंगे, यही 3 एस्पेक्ट्स है. क्या कीवर्ड्स है, क्या अजम्पशंस है, और किस तरह से इसमें टेंशन्स है. अगर आप डिकोडिंग करते वक्त ही इस डेप्थ को समझ पा रहे हो, क्रिटिकल लेंस अप्लाई कर पा रहे हो, तभी तो जाके आपकी आगे एसेस में आपकी वो डेप्थ दिखाई देगी. तभी तो जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा ऐसे सुपरफिशियल है. तभी आगे जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे ऐसे में सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं. This is how you have to do the decoding. What we do is we'll start and apply this decoding format to the PYQs. Let's start this ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. Okay? So last year 2025 का सेक्शन A का पहला टॉपिक ट्रूथ नोज नो कलर. ठीक है, चलिए फिर इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. किस फॉर्मेट में डिकोड करना है? 3 स्टेज. First stage is understanding the keywords. What are the keywords here? First keyword is a truth, second keyword is a nose, and third keyword is a color. Okay? अब keyword मैंने underline किया है, but what to do about that, right? तो आपको हर चीज में सवाल उठाने. किस तरह से सवाल उठाने? सही सवाल उठाएंगे, सही जवाब मिलेंगे और सही तरह से आंसर लिख पाएंगे. चलिए समझते हैं कि सवाल किस तरह से उठाने. So the point is, what about the truth? What about the nose and what about the color? Let's understand. Truth की बात करें. Truth about what? My truth, your truth, my friend's truth, my nation's truth. Whose truth we are talking about? Because truth on its face appears to be so subjective. For whatever, if I'm seeing, if something is 9 for me, that might be a 6 for you. That's how we understand it, right? So मेरा perspective अलग हो सकता है, मेरी रियलिटी अलग हो सकती है, मेरे एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, और मेरे लिए मेरी वो सच्चाई है, शायद आपके लिए अलग होगी. तो यहाँ पे ट्रूथ जो बोला गया है, it is such a subjective term and still it is saying it has only one color, like nose no color. So what? So that is how you have to question कि ये ट्रूथ किस ट्रूथ की बात करा. And that is exactly ये जो 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस मैंने आपको बताया है कि कीवर्ड्स को समझो, अजम्पशन को समझो और टेंशन्स को समझो, वेयर एज एक साथ ही इसमें आपको फ्लोट होना है. ओके, सो द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड साइमल्टेनियसली, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पे आप शुरू कर देते हो, आपका ऐसे में फ्लो आना शुरू हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. पहले इसमें हमने ट्रूथ को क्वेश्चन किया. ट्रूथ, कौन सा ट्रूथ, किसका ट्रूथ, और ऐसे कितने ट्रूथ होते हैं, और कौन सी ट्रूथ की यहाँ पे बात हो रही है. दैट इज हाउ वी स्टार्ट गिविंग आवर माइंड डायरेक्शन. सेकेंड कीवर्ड इज नोज. हु नोज, कौन जान रहा है ये, और क्या सच को हमेशा किसी जानने वाले की जरूरत होती है, या किसी के ना जाने बगैर भी सच सच रहेगा. सो दिस इज तो हु नोज. इज इट अ ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट ट्रूथ और व्हाट, और डू वी रियली नीड समवन टू अंडरस्टैंड दैट ट्रूथ. तो ये जो नो है, टू ट्रूथ किसके बारे में, कौन जान रहा है. सो दैट इज हाउ नो वर्ड कम्स. एंड देन द थर्ड कीवर्ड दैट वी हैव टू डाइसेक्ट इज दैट कलर. नाउ व्हाट कलर, बिकॉज ट्रूथ इज सेज कि ट्रूथ नोज नो कलर. तो कलर मतलब कहाँ से आया है कलर, विच कलर वी आर टॉकिंग अबाउट. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कलर मे बी कुड बी अ रिलीजन, इट कलर कुड कम फ्रॉम अ पावर, कलर कुड कम फ्रॉम अ बिलीफ सिस्टम, or the biases, or anything filtered that we are actually, human society is actually applying to that filters is basically we're calling a color. So what am I doing? First thing, पहली चीज़ मैंने कीवर्ड्स को लिया और कीवर्ड्स के बारे में एग्जैक्टली ये किस डायमेंशन में जा रहा है पहले मैंने वो सोचा. ओके, नाउ माई सेकेंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द हिडन अजम्पशंस हियर.
हिडन अजम्पशन को समझने के लिए क्या करना है? हिडन अजम्पशन समझने के लिए बच्चा एक चीज आपको करनी है, एंड दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट किस चीज को सच मान के बोला गया है। तो यहाँ पे ट्रूथ नोज नो कलर मतलब ये मान के कलर क्या है कि ट्रूथ सर्वज्ञ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर और माइंड ट्रूथ, इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स विच इज सो यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे कि सूरज, इट टू अस इट हाउ इट रिवॉल्व्स, जैसे कि हम बात करेंगे कि जैसे गैलीलियो ने कहा, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि गैलीलियो सेड्स कि नो इट्स द अर्थ दैट रोटेट्स, बट चर्च फोर्सेस हिम। चर्च का आइडिया ये था कि नो अर्थ इज एट द सेंटर और दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बट व्हेन द गैलीलियो सेज दैट, church actually asked him to, if you want to save your life, if you don't want to get punished, say it out loud. But do you really think in this case the truth was basically colored by the ideas? Their ideas were perceived to be the truth, but still Galileo said, you know, yet it revolves, right? Whatever you're saying, I'll say, but yet the basically earth only revolves. इसका मतलब ये है कि even if you think your ideas, your perception and everything is true, पर जो एक्चुअल में सच्चाई है वो कभी किसी भी कलर से नहीं बचती। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक कि ये बेसिक अजम्पशन है कि देयर इज अ वन पावरफुल ट्रुथ जो हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, एंड दैट ट्रुथ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली मैंने जब अजम्पशंस को कोट किया तो मैंने ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे आइडियाज़ और ऑटोमेटिकली मेरा डायरेक्शन जो है वो इस तरह से चला गया है कि ताकि मैं अभी ये सोच सकूं कि हाँ ये किस बेसिस पे ये चीज़ें कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं टॉपिक के फेवर में कहाँ ये होल्ड ट्रू हो रहा है इसके बारे में अब ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज द अजम्पशन लाइंग बिहाइंड दिस, व्हाट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन लाइज बिहाइंड दिस, जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया मेरे पास मेरा एक्चुअली जो फॉर्डर विच आई हैव टू यूज इन माई एसे इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, राइट? The next thing, you have to understand the tension, and that is where majority of you having a problem. So understand how to understand the tensions. अब बात ये है कि जैसे हमने पहले ही कीवर्ड में कहा कि सच्चाई किसकी, तो वही तो टेंशन है। दैट टेंशन मतलब संकट, जो एग्जैक्टली आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा संकट महसूस होता है, थोड़ा डायलीमा महसूस होता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है कि किसके बारे में, लाइक व्हाट व्हाट आर योर क्वेरीज, जैसे आपने भेजी तो वो क्वेश्चनिंग जब आप करना शुरू करें कि कौन सा सच, तो एग्जैक्टली द फर्स्ट टेंशन इज इट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ विच इज द फैक्ट, जैसे कि हमने गैलीलियो के केस में बात किया, और इट इज द परसीव्ड ट्रूथ। ओके, सो विच ट्रूथ हम किसके बारे में बात करें, क्योंकि वी लिव इन द सोसाइटी, वी लिव इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स and when it works. So exactly truth हम हमेशा ये नहीं कह सकते, तो हर एक का अलग डायमेंशन भी होगा। At the same time यूनिवर्सल ट्रूथ भी प्रेजेंट है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ भी प्रेजेंट है, at the same time पर्सपेक्टिव्स भी प्रेजेंट है। So how to navigate this tension, ये सबसे पहला टेंशन है, राइट? सेकेंड टेंशन, क्या टेंशन है बच्चा, कि ट्रूथ इटसेल्फ और इट्स ट्रांसमिशन। तो हम कहते हैं कि हाँ ये बहुत, जैसे कि हम इन द सिविलाइजेशन वी हैव सीन कि कल्चर जिस तरह से ट्रांसमिट होता है, दिस इज द ट्रूथ, एंड हम मानते जा रहे हैं, हम मानते जा रहे हैं, हम मानते जा रहे हैं। क्या पता इन ट्रांसमिशन के टाइम पे ये जो ट्रांसलेट होते गया है ये ज्ञान, ये जो ट्रूथ है, क्या पता इसके बीच में कहीं ये थोड़ा सा इसके अंदर फिल्टर्स लग गए हो, कहीं इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया हो, हु नोज। सो विच ट्रूथ वी आर टॉकिंग अबाउट, द ट्रूथ इटसेल्फ और द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रूथ। सो दैट इज बेसिकली योर सेकेंड tension in this. The third tension that we need to understand is that universalism versus particularism. Exactly यही मतलब जो हम ethics में concept पढ़ते हैं कि if this values or if this thing it's time dependent, temporal है या फिर timeless aspect है, so that is how we have to understand कि ये contextual understanding है truth की या universal understanding है truth की. These are basically the tensions. और टेंशंस क्यों इंपॉर्टेंट है और टेंशंस क्यों आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं बच्चे, बिकॉज दिस गिव्स यू अ डिफरेंट डायमेंशंस ऑल टुगेदर। जब आप एक एक टेंशंस पे एक एक पैराग्राफ लिखोगे, दैट विल रियली एनरिचिंग, दैट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आर्गुमेंट्स। ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बात खत्म होने के बाद जो पेस्टल अप्रोच आप लगाते हो उसको देखने का अलग तरीका है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू गिव दी कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है हमारे, उन कैरेक्टर्स को लाइक उन पर्सनैलिटीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ यू कैन स्टार्ट बाय कि ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हैं
तो क्या गांधी जी का ट्रुथ है? ट्रुथ लाइक अ सत्याग्रह, मतलब द ट्रुथ अकॉर्डिंग टू गांधी, द ट्रुथ इज द गॉड, सच ही भगवान है. ओके, सो दैट इज द विजन ऑफ अ गांधी कि गांधी जी की, दैट इज द विजन ऑफ द गांधी जी, विच इज कि दैट all the truth is basically taking us and all the truth is basically the God. Or there is another point which is a Falkland who says the regime of truth is always colored by the power. ऐसा कोई truth नहीं होता, it is always the power who is giving you the definition of the truth. So now can you understand? Now it is adding depth to your essay. How it is adding depth to your essay? Because now you've done the directed brainstorming. Definitely and obviously you have a lot of knowledge, but what is really lagging over here is आपको पता ही नहीं है कि how to do a brainstorming, और आपको पता ही नहीं कि वो knowledge को apply कैसे करना है, right? So अभी apply करने की बात आती है, तो अब सोचो बच्चे आप. Now so far we have done this. Now what you can do is कि now आप सोचो कि किस किस dimension में हम लोग ये सारे arguments डाल सकते हैं. एपिस्टेमोलॉजी के आर्ग्यूमेंट्स में क्या डाल सकते हैं, मतलब कौन सा सच, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, आप मेडिटेशन के हिसाब से जाओ कि जो चीज़ हमें नहीं पता है वो ज्ञात, वो मोक्ष एक ट्रूथ है. सो हाउ टू गो देयर, ओके, दैट इज हाउ यू कैन ब्रिंग द एस्पेक्ट कि वो ट्रूथ के बारे में क्या बात हो रही है. सोशल आइडेंटिटीज़ की ट्रूथ, सो देयर आर लॉट ऑफ कल्चर. सोशल आइडेंटिटी ट्रूथ क्या है, हर कल्चर का डिफरेंस है, हर कल्चर्स में डिफरेंसेस है, हर कल्चर एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, उसकी बहुत ज़्यादा अलग रियलिटीज़ है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट देन, ओके. Then institutional truths, okay, so you can actually bring a lot of examples. Now you can bring the examples from the history where you can see that the British were believed that they are here to basically to govern us and to teach us how to be a civilized country. So ये उनके biases थे, okay, intellectual biases that they feel that they are the superiors. Was for them that's the truth, but was that the truth? That was not the truth, right? So ये सारी चीज़ें आप अभी अप्लाई कर सकते हो. तो बेसिकली जो भी कलर्ड हमने बात किया है कि कलर्ड किस वजह से हो जाते हैं ट्रूथ्स, बिकॉज ऑफ द पर्सनल बायसेस, बिकॉज ऑफ द आइडियाज, बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज ऑफ द रेस, तो लॉट ऑफ फिल्टर्स. तो आप एक एग्जाम्पल देखिए, वो कलर से एग्जाम्पल देखिए, आप अलग डायमेंशंस पुट करेंगे उसमें. Okay, you're not supposed to do different examples but putting out the same point again and again. Now we have, this is why this dimensions basically helps you. So हर एक आप जब टॉपिक देते हो, whether you are talking in favor of the topic, whether you are actually giving the antithesis of the topic, what you have to give is after the examples, you have to justify and give a very different dimensions, and that is where your uniqueness comes. Okay, do you really think आप सबके पास बहुत जो मटेरियल है, either you will do the AI system, और आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स दे रहे होंगे, मार्केट में ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही नोट्स है. सो द एग्जाम्पल्स दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, इट्स ऑलमोस्ट समहाउ सिमिलर ही होंगे. बट वॉट रियली मेक्स योर कॉपी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इज दैट व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई स्टार्टिंग दिस लेयर्स into your essays, जहाँ पे आप अलग डायमेंशन लेके और अलग आप एक्सपीरियंस करवा रहे हो एग्जामिनर को कि दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज द एक्चुअली आइडिया यहाँ पे फिट होता है. ट्रूथ का आइडिया यहाँ पे इस तरह से फिट नहीं होता है, और यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स है, फिर यहाँ पे ये चीज़ है. सो दैट इज हाउ दिस डायमेंशन कैन एक्चुअली हेल्प्स यू मोर देन द पेस्टल. ओके, नाउ पर्सनल आप बात कर सकते हो, व्हाट इज द पर्सनल ट्रूथ, ठीक है. वहाँ पे क्या आ सकता है, सिविलाइजेशन, एंड देन द फिलोसोफर्स, जहाँ पे आप गांधी जी की बात कर सकते हो, टैगोर की बात कर सकते हो, अम्बेडकर की बात कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ थिंग्स. सो व्हाट यू आर डूइंग इज नाउ यू हैव डन विद द डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग. I can basically start applying that into the paper, like putting into the paper, जहाँ पे आपको एक flow मिल गया कि okay, this is how I need to do. So framework की हमने तो बात किया था. So we have done the first FLT, और उसके बाद हमारे model answer discussion में we have actually understood कि how the opening has to be to the conclusion. So till the point how you have to basically arrange एक structured essay के बारे में बात की है. उस हिसाब से अगर पहली जो चीज़ है कि आपको directed brainstorming आ गया, तो basically आप खुद भी अच्छे से अपना जो essay का है पेपर उसको अच्छे से structure कर सकते हो, right? Now let's practice this with 2 more topics, okay? So that you'll get a better understanding after this, okay? Second topic is that the supreme art of war is subdued the enemy without the fighting. अब यहाँ पे देखिए supreme, that means a superlative degree. That's the first keyword. Art is the word. War and subdued, that's another word. And enemies. So exactly these are the keywords that you have to understand. Now this we have to do in the 3 steps. अगेन कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे, किस एस्पेक्ट्स में वो बात कर रहे हैं, क्या लिमिटेशन है उसके बारे में बात करेंगे. सेकंड, अजम्पशंस पे जाएंगे, किस बेसिस पे ये स्टेटमेंट
कहाँ ट्रू होल्ड करेगा, और ये स्टेटमेंट की लिमिटेशंस कहाँ तक है, ये चीज़ें आपको अजम्पशंस में देखनी है। जैसे ही आपने अजम्पशन वो स्टेटमेंट बेस पे कि ये सारी चीज़ें अजम्पशन में है, इनहेरेंटली आपको कुछ चीज़ें, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेचुरली द इंसाइट विल कम टू यू, कि जहाँ पे आपको उसके अंदर के टेंशंस अपने आप समझ में आएंगे। अदरवाइज समटाइम्स यू मे नीड द हेल्प ऑफ समवन हु कैन एक्चुअली डायरेक्ट यू कि इस तरह से उसको टेंशन में दिखते हैं। बट इट्स ऑल अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, हाउ मच प्रैक्टिस यू आर एक्चुअली पुटिंग इन। ओके, सो देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड्स है। चलिए, सुप्रीम इज द वर्ड विच इज दैट मीन्स द सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री इट्स बेस्ट इन व्हाट केस? सुप्रीम मतलब क्या? सुप्रीम इन व्हाट सेंस दे आर टॉकिंग अबाउट? सो वी आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग, अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कि में आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग दिखानी है। इट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट द गिवन स्टेटमेंट सो दैट यू कैन बेसिकली एनरिच योर एसे। ओके, तो यहाँ पे हमने बात किया है, क्वेश्चन किया है सुप्रीम क्यों चाहिए सुप्रीम, तो दैट कुछ हायरकी है क्या सुप्रीमेसी के जाने तक? तो मीडियोकर क्या है क्या नहीं? सो दीज आर द थिंग्स लाइक व्हाई सुप्रीम एंड सुप्रीम में क्या। सो दिस इज हाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू विद द कीवर्ड्स। ओके, सेकंड वर्ड आर्ट। नो व्हाई इट्स सेइंग इट्स अ आर्ट एंड नॉट साइंस, क्योंकि आर्ट में क्या आता है? क्रिएटिविटी आती है, इट्स अ स्किल सेट, राइट? सो दैट इज व्हाट, तो ये यहाँ पे ये तो क्रिएटिविटी है, स्किल है, इट्स नॉट अ फॉर्मूला व्हाट वी यूजुअली ऑफन यूज इन द साइंस, राइट? So these are the strategic mechanism. That is what we have understood. What is war? What is subdued? मतलब enemies जो है, सॉरी, opposing views जो है, इसके ऊपर हमें किस तरह से जीतना है, subdued करना है, मतलब क्या करना है, किस हिसाब से, मतलब मेथड क्या होगा, लाइक what is the means, what is the ends, किस तरह से हमें इसके ऊपर जाना है। That is how first of all we have understood कि इसके keywords क्या है। Next thing is that when does it hold cup true? ये कब काम आएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी chaotic situation होगी कि आपके कंट्री पे हमला हो चुका है, एंड देन ऑल्सो यू आर सेइंग कि नो वी विल नॉट टेक द आर्म्स एंड विल नॉट फाइट, विल स्टिल ट्राई टू फाइंड एंड मिटिगेट समथिंग। सो इन दैट सिचुएशन जहाँ पे बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट हो गई, देन ऑफकोर्स यू हैव टू पुट अप द आर्म्स। सो इन विच सिचुएशन दिस अप्लाइज, तो ऐसी कौन से, तो दीज आर द टेंशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, दीज आर द थिंग्स कि ये कहाँ पे होल्ड ट्रू करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, कौन से स्टेज पे आके डिप्लोमेसी वर्क करती है, कौन से स्टेज पे आके हमें कौन सी चीज़ संभाल लेनी चाहिए फ्रॉम द नेशंस पॉइंट। फिर दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे ऐसे का टॉपिक इस तरह से आगे फ्लो होगा। अब बात करते हैं टेंशंस की, तो बात वही आती है कि अगर हम ये बात करें कि सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज अ सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज समथिंग कि जहाँ पे आप एनिमी को सबड्यू कर रहे हो, ओके, तो ये फोर्स्ड है या स्ट्रेटेजिक है? कब फोर्स का इस्तेमाल करना है, कौन से सिचुएशन में, जहाँ की हम बात की, और कब स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। सो दीज आर द टेंशंस। मतलब कर क्या रहे हो, बेसिकली टेंशंस आर बेसिकली, ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात, टेंशंस आप किस तरह से निकाल पाओगे क्वेश्चंस में से, जब आप ये समझोगे कि मुझे अगर इस स्टेटमेंट को या मुझे अगर इस ऐसे को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है कहीं, तो मुझे कहाँ कहाँ संकट महसूस होगा। दैट इज द टेंशन, संकट इज द टेंशन। सो कहाँ कहाँ पे, जिस तरह से आप इथिक्स कि जो भी केस स्टडीज है वो पढ़ते हो और उसके बाद आपको समझ में आता है दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, दिस इज समथिंग ethical dilemma, this is the ethical issue about it. Similarly, if you consider the statement true, where it's gonna fail you, so क्या टेंशन मेरे सामने होंगी अगर मैं इसी को मानते चलूँ, तो मुझे फोर्स कब अप्लाई करना है और कब मुझे बेसिकली स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, दैट इज द फर्स्ट टेंशन। विक्ट्री किस सेंस में विक्ट्री, विजिबल विक्ट्री या इनविजिबल विक्ट्री, that is where you go to the power of soft power or hard power, and that is where you actually go ki the idea of coercion or the persuasion. Okay, so this is how you bring out the tensions into it, and once you are actually basically done with this, the different dimensions that you can do is that जियोपॉलिटिक्स में अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक कोऑर्शन के बारे में बात कर सकते हो, इथिक्स अभी इसमें ला सकते हो, ड्रिप ट्रैप क्या हो रहा है, सर्विलियंस कैसे होना चाहिए, किस तरह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स चल रही है, एंड अहिंसा की वैल्यूज हम कैसे ला सकते हैं। सो नाउ in various dimension, now you can put your S's, and now you have lot of good structure, you have lot of good arguments by decoding in such way. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the third topic is that best lessons are learned through the bitter experiences. Okay, what are the keywords here? Best, again a superlative, best है तो best किस चीज में, second lessons, अब lesson है कौन सिखा रहा है हमें lessons, what is the thing that is giving us lessons. ओके, सो बिटर के अलावा कोई और चीज़ है जो हमें लेसन सिखाती है, और अगर कोई और चीज़ हमें लेसन सिखाती है तो बिटर एक्सपीरियंसेस ही बेस्ट क्यों हैं,
तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप दोनों चीज़ एक साथ सोच रहे हो, जिस तरह टास्क फॉर्मेट जो हमें रोहित सर ने बताया है कि थीसिस एंड एंटीथेसिस फॉर्मेट, कि जहाँ पे आप टॉपिक के फॉर में बात करें और टॉपिक के अगेंस्ट में भी बात करें, तो दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट हियर. सो लेसन्स, हु इज गिविंग द लेसन्स, बिटर के साथ क्या एग्जैक्टली पॉजिटिव है, तो आप उसको आर्ग्यूमेंट के साथ जा रहे हो, आप उसके यू आर गोइंग अगेंस्ट, कि अगर सिर्फ बिटर एक्सपीरियंस से होता है तो फिर what about the diplomacy, what about the other factors, what about the teachers, what about the life experiences, what about the wisdoms. So these are the basically tensions. वही है, यहाँ पे हम लोग एक साथ फॉलो कर रहे हैं उसको. लर्न मतलब क्या, कि हमेशा हम हमारी गलतियों से सीखते हैं, राइट? हम नहीं सीखते. सो हाउ इट इज अज्यूम्ड, वही है कि यहाँ पे फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि जब भी बीटर एक्सपीरियंस होंगे हम उनसे समझेंगे बिकॉज दिस आर बेस्ट टीचर्स. तो यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ की लिमिटेशंस पे हम लोग सवाल करें, क्या सच में हम सीखते हैं हमारी गलतियों से? दैट इज हाउ द ऑलवेज इज द क्वेश्चन मार्क. एंड बिटर मतलब कौन कौन से बिटर एक्सपीरियंसेस है? सो गिल्ट है, रिमोर्स है, लॉस ऑफ लाइफ है. व्हाट आर द बिटर थिंग्स दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? एंड दैट इज हाउ बेसिकली यू कैन गिव दिस डायमेंशन, personal dimension, psychological, national, historical. Now you can see कि how bitter experience actually helped us to learn. Then second you can go to the argument कि अच्छा bitter experiences नहीं है, हम बाकी के सारी चीज़ों से भी सीखते हैं. एंड देन यू कैन गो टू द आर्ग्यूमेंट कि व्हाट बेसिकली अगर कोई बिटर एक्सपीरियंसेस भी रहा है आपका, सो एग्जैक्टली व्हाट टेक्स यू टू द प्रोसेस ऑफ अ सेल्फ लर्निंग फ्रॉम दैट बिटर एक्सपीरियंस. सिर्फ बिटर एक्सपीरियंस होना काफ़ी नहीं है, कौन से डायमेंशंस है जो आपको एक चीज़ सिखा जाता है. ओके, सो जो भी लिमिटेशंस है इस टॉपिक की, आपने उसको भी कवर कर लिया, आपने उसका सिंथेसिस दे दिया, रिजोल्यूशन दे दिया, और आपका ऐसे जो है कंप्लीट फील हुआ, राइट? सो डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपने अभी तक सब कुछ सीखा. नाउ इफ यू थिंकिंग कि कौन से डायमेंशन जो हमने अभी बात किया, जैसे कि हमने थिंकर्स के बारे में बात किया, राइट? जैसे कि हमने गांधी जी के बारे में बात किया कि आप ऐसे पर्सनैलिटीज ला सकते हो. हमने फिलोसफी की बात की कि ओके दिस आर द फिलोसफिकल डायमेंशन, एपिस्टेमिकल या फिर मेटाफिजिक्स या किसी भी चीज़ के अगर आप डायमेंशन है उसको इंक्लूड करना है. सो बेसिकली आपके डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो आपको फॉर्डर लगना चाहिए, जो आपके पास मटीरियल होना चाहिए, हाउ यू हैव गोइंग टू अरेंज दैट? 3 स्टेप्स फॉर यू गाइज. फर्स्ट, यू शुड नो द फिलोसफी. तो फ्रेमवर्क जो भी आपको उसकी फिलोसफी होना चाहिए कि इन वेयर इट इज अप्लाइंग, वेयर इट इज नॉट, किस फिलोसोफर ने क्या कहा है, किस थिंकर के क्या आइडियाज है. जो भी हम इथिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे आपको आना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू डू द डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक ज़्यादा पावरफुल इंपैक्ट कैसे दे. सेकेंड चीज द एनालॉजीज. वाई यू नीड एनालॉजीज? बिकॉज जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स रियली कनेक्ट विथ योर एग्जामिनर. तो इसीलिए कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिलेटेबल बनाने के लिए यू नीड द एनालॉजीज. तो आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए, वेदर इट्स ऑफ योर्स और वेदर द इंस्टीट्यूट कैन गिव इट टू यू, समथिंग लाइक दैट. एंड थर्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोवर्ब्स, वेयर द प्रोवर्ब्स एक्चुअली कम्स हैंडी फॉर यू, जहाँ पे आपको बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक प्रोवर्ब और आपके पूरे आइडिया वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए. तो बेसिकली इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स की हम जब बात करते हैं कि जहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एक प्रोवर्ब में काम हो जाएगा और वो आपकी जो आप कहना चाहते हो अपना भाव जो है वो प्रकट कर देगा वो प्रोवर्ब. इस तरह से आपके पास आइडियाज होने चाहिए कि हाउ टू गो अबाउट इट. नाउ those who actually think he can go through all of this on their own, so definitely इस तरह से आप अपना जो basically material है, इस तरह से आप अपना जो ideas है वो ऐसे में आप लगा सकते हैं. But for those who really think that they lack certain things, उनको चाहिए कि आपका ऐसे बड़ा crafted सा महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि okay we know how to do it but we also need a certain level of a guidance कि हाउ टू गो अबाउट इट. बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो हम आपको बता तो दें बट उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, फॉर दैट यू हैव टू सिट विद समवन जस्ट लाइक अ मेंटर और सिट विद समवन, जहाँ पे आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में किस तरह से लानी है, ये आइडियाज़ को प्रैक्टिस में किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट, वॉट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन the program, which is a smash essay program we are launching, and it's so pocket friendly. So it's only a 5,900 rupees inclusive of all the taxes. So I've deliberately made the course which is so pocket friendly, which everyone can access to. और हम लोग ऑनलाइन तो आते ही रहेंगे, जहाँ पे हम जिस तरह से हमने कहा है कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट वी शुड गिव यू अ बेसिक, हमारे पास जो भी आपकी क्वेरीज आई है उस हिसाब से जिस तरह से डायमेंशन हमने बताया है. हमने आज 2 टॉपिक कवर कर लिए, जैसे कि डिकोडिंग में ही टेंशन्स किस तरह से रिजॉल्व करने वो आता है. सो फर्स्ट एंड सेकंड जो चीज़ हमने आज डिस्कस की वो एक ही वीडियो में बेसिकली बनाने की कोशिश की है. बाकी के वीडियोस भी आपके लिए ऑनलाइन आएंगे. बट इफ़ यू स्टिल फील कि यू नीड द गाइडेंस, डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम. व्हाट वुड बी इन दिस प्रोग्राम? सो लेट मी टेल यू. जो भी हमने बात की है डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग की, थियरी कैसे होनी चाहिए,
थिंकर्स और फिलोसफर्स को किस तरह से इंटीग्रेट करना चाहिए, एनालॉजीज डिफरेंट टाइप की आपको किस तरह से होनी चाहिए, ऑल द थियरी पोर्शंस बेसिकली वुड बी कवर्ड बाय द रोहित सर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज वुड बी हाउ यू गाइज हैव टू implement these ideas. तो सर के साथ हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सर से जो सीखने वाली होती है वो हम सीखेंगे. एंड देन विथ मी वी गाइज विल बी सिटिंग एंड विल बी हैविंग अ वर्कशॉप्स जहाँ पे हम लोग उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप. व्हाट आर द ब्रिज लाइन्स, हाउ टू गिव अ पावरफुल इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शंस, हाउ द इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी लूप बैक इन द कंक्लूजन. सो एवरीथिंग, वो वर्कशॉप्स हम लोग कंडक्ट करेंगे. एंड देन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ अ वेरी गुड high quality material so that you can use into your SO papers, right? So this is basically would be our course structure. And if you feel that you have been getting benefited out of this video and if you appreciate what we have done so far, so please do consider liking this video, subscribe to our channel and share this video as much as you can. Moreover, आप एक काम कर सकते हो, what you can do is कमेंट इन दी सेक्शन जहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिला है या फिर जिनकी क्वेरीज अभी तक मैंने जितनी क्वेरीज बताई उसमें एड्रेस नहीं हो रही है, एंड इफ यू हैव समथिंग मोर क्वेरीज टू ऐड, प्लीज मेक श्योर यू कॉमेंट टू अस, रीच आउट टू अस सो दैट वी कैन एक्सप्लोर. रिमेंबर वाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज ऐसे टॉपिक, एक ऐसा पेपर टॉपिक है आपका कि जो आपका पूरे के पूरे मेंस का टोन सेट करता है. ओके, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि because you are going to give the essay paper is the first paper and then you have to do the GS paper 1, 2, 3, 4 and all of that. So it basically sets the tone for all of your GS. And moreover, यहाँ पे marks जो है, you can have a leverage of getting a 160 marks, which can make it to the list for you. Okay, so this is a very very important essay. It's the very very important paper for you. So do consider, आप हमें join कीजिए, आप online देखिए, whatever you're doing, but please make sure that you're going in the right direction for that. Okay, do write us in the comment section and please do consider subscribing and liking this video. Thank you so much.